आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। स्त्री प्रत्यय दो होते हैं, टाप और डीप। टाप इसका केवल आ शेष बचता है। ये अज तथा अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व प्रकट करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के अंत में आ होता है, अकारांत का तात्पर्य है जिन शब्दों के अंत में आ होता है उनमें टाप शब्द का प्रयोग करते हैं तो अंतिम आ ही शेष बचता है। उदाहरण के लिए अज, इसमें आ है, अकारांत है, इसमें जोड़ा हमने टाप प्रत्यय तो अजा बन गया। इन प्रत्ययों को जोड़ने से, पुल्लिंग में जोड़ने से ये स्त्रीलिंग बन जाते हैं। इनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। बाल, इसमें टाप प्रत्यय जोड़ा तो बाला, बाल पुल्लिंग में आता है और इसमें जैसे ही टाप प्रत्यय जोड़ेंगे और इसमें हमारी वो शर्त अकारांत, बाल आ इसके अंत में आ रहा है अकारांत, तो बाला। क्षत्रिय, यह इसमें भी आ रहा है तो टाप लगाएंगे तो क्षत्रिया स्त्रीलिंग में चला जाएगा। अश्व, इसमें वह आ रहा है अंत में, अकारांत है, टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहां अश्वाह हो जाता है, ये स्त्रीलिंग में पहुंच जाएगा। चटक प्लस टाप, तो इसमें भी क आ अंत में है, टॉप लगाएंगे तो बड़ा इसका आ शेष बच जाएगा तो चट का। विद्यार्थियों दूसरा प्रत्यय है इसका डीप। डीप का ई शेष बचता है। ये ऋर और ना अंत वाले शब्दों में डीप प्रत्यय लगता है। इसमें अड़ा और पा, डा और पा, डा डलिया वाला जो होता है, डा और पा की इत संज्ञा होकर बड़ी ई शेष रह जाती है, बड़ी ई शेष रह जाती है। हमें देखना है कि ये दो वर्ड दिख रहे हैं इसमें, इन दोनों वर्ड जो इस संज्ञा के या किसी भी धातु के अंत में ये दो वर्ड आते हैं, दो शब्द आते हैं, तो इन शब्दों में डी प्रत्यय लगाया जाता है। और इसमें क्या है, डा और पा की इत संज्ञा होकर ई शेष बचता है। जैसे ये कर्त प्लस डी प्रत्यय, तो इसमें डा और पा की इत संज्ञा हो गई तो ये हो गए कत्री। क्या हो जाएगा, ई की मात बड़ी बचेगी शेष तो कत्री, त्रिथा ना, कत्री। इसी प्रकार दात्र डीप, दात्री, धन डीप, ये हमने लिखाया था, ना भी अंत में होता है तो ई शेष बचेगी धनी। कुमार डीप, कुमारी, कुमार पुल्लिंग में होता है, डीप जब लग जाएगा तो ये कुमारी बन जाएगा। विद्वस डीप, विदुषी। ध्यान रखना यहाँ सा है, ये विदुषी में ये सा बदल जाता है। ये विद्वस पुरुष के लिए आता है विद्वान, और जब टाप डीप इसमें लग जाता है तो विदुषी स्त्रीलिंग में चला जाता है। अब हम तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तद्धित प्रत्यय, अगला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत मतुप प्रत्यय। हिंदी भाषा में जो शब्द बान और बाला के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, बान अर्थात वाला, बाला मतलब जिसका अधिकरण होता है, जैसे दूध वाला है, झाड़ू वाला है, ये वो वाला वाला है, ठीक। बान के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसी अर्थ में संस्कृत में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जिसको हम बान कहते हैं, जैसे रूपबान, गुणवान ऐसे बोलते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत में मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह प्रत्यय बहुत्व मतलब अधिक, प्रशंसा, नित्य संबंध
निंदा आदि का बोध कराता है। पुल्लिंग शब्द में मतु प्रत्यय का मत या वत शेष रहता है। पुल्लिंग शब्दों में मतुप प्रत्यय का मत या वत शेष रहता है, या तो मत रह जाएगा या वत रह जाएगा। पुल्लिंग शब्दों में मतुप प्रत्यय का प्रयोग मुख्य रूप से गुणवाची शब्दों में होता है। तो स्वाभाविक है जब हम वान शब्द का प्रयोग करेंगे तो गुणवाची तो होगा। हम किसी को रूपवान, धनवान, गुणवान, धैर्यवान जो भी शब्द बोलते हैं ये उसके गुण को ही तो बताता है, विशेषता ही तो बताता है। गुणवाची शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। यहां हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरण में शब्द, प्रत्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अर्थ। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द में गो शब्द आता है। इसका में मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, मान लग जाएगा। गोमान। स्त्रीलिंग में गोमती। अभी हमने स्त्री प्रत्यय पढ़ा ना, स्त्री में कौन सा पढ़ा था हमने, टाप और डीप, ये डीप वाला वो आएगा गोमती। नपुंसक में गोमत, अर्थ हो जाएगा गायों वाला। ये अपने बताया था हमने वान वाला। रस, मतु प्रत्यय का इसके साथ प्रयोग करेंगे तो रसवान, रसवान। और स्त्रीलिंग में हो जाएगा रसवती, और नपुंसक लिंग में रसवत, और अर्थ इसका होगा रस वाला। अगला आता है रूप। रूप के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे संस्कृत में, तो हिंदी में इसका जो जैसे प्रयोग होता है संस्कृत में तो बान आ जाएगा, रूपवान। स्त्री में रूपवती और नपुंसक लिंग में रूपवत, और अर्थ हो जाएगा इसका रूप वाला। अगला शब्द है हमारा बुद्धि। बुद्धि के साथ मान आएगा, बुद्धिमान। पुल्लिंग में मतु प्रत्यय के साथ बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो बुद्धिमान पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बुद्धिमती, और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत, और उधर अर्थ हो जाएगा बुद्धि वाला। गंध, मतु प्रत्यय के साथ इसका प्रयोग करेंगे। गंध सुगंध होती है, खुशबू आती है, गंध। तो मतु प्रत्यय के साथ पुल्लिंग में गंधवान, स्त्रीलिंग में गंधवती, और नपुंसक लिंग में गंधवत, अर्थ हो जाएगा गंध वाला। श्री, पुल्लिंग में श्रीमान, स्त्रीलिंग में श्रीमती, और नपुंसक लिंग में श्रीमत, और इसका अर्थ हो जाएगा स्त्री वाला। श्री शब्द श्रेष्ठता और लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। तो हम जब श्री में लगाते हैं तो वो जैसे आप लिखते हैं ना, सभी जगह लिखते हैं श्रीमान, तो ध्यान रखना ये मतु प्रत्यय के प्रयोग से ही संस्कृत का शब्द है। इसको अपन तत्सम शब्द कहते हैं, श्रीमान तत्सम। संस्कृत में इसका ऐसा ही प्रयोग होता है। तो यहां पर अगला आता है प्रतिभा। इसमें मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्रतिभावान, स्त्रीलिंग में प्रतिभावती, और नपुंसक लिंग में प्रतिभावत, और इसका हिंदी में अर्थ निकल जाएगा प्रतिभा वाला, प्रतिभा वाला। यस, यस अगला शब्द है। यस का प्रयोग हम मतु प्रत्यय के साथ करते हैं तो इसमें हो जाएगा यशवान पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में यशवती, और नपुंसक लिंग में यशवत, और हिंदी में अर्थ इसका निकल जाएगा यश वाला। कीर्ति, अगला शब्द है कीर्ति। कीर्ति में सबसे पहले आएगा कीर्ति। जैसे हम मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में कीर्तिमान, स्त्रीलिंग में कीर्तिमती, नपुंसक लिंग में कीर्तिमत, और अर्थ हो जाएगा इसका कीर्ति वाला। तो ये प्रत्यय हुआ। अब हम तद्धित प्रत्यय में अगले जो प्रत्यय है उनका
नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णन करेंगे।